हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में लेके आए हैं हम रोटेशनल मोशन। इससे पहले आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन का वीडियो अगर देखा है एक दो बार उसको और रिवाइज कर लो तो रोटेशनल मोशन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन, अगर कोई बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन मोशन करे, जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट, जैसे ये तो हमारी अर्थ, ये एक्सिस हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, ये कौन सी मोशन होती है? रोटेशनल मोशन। जैसे साइकिल देखिए ना, साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करना और उसके पहिए को घुमा, उसका व्हील जो है ना साइकिल का, उसे घुमा तो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करता है? वो स्पिन मोशन और रोटेशनल मोशन कहा जाता है इसको। स्पिन मोशन कहिए या फिर रोटेशनल मोशन कहिए। इफ ए बॉडी स्पिन अबाउट ऑन एक्सिस, अगर कोई बॉडी अपनी फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, स्पिन करे, तो उस मोशन को हम स्पिन मोशन या रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी जो अर्थ है अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करती है और सन के चारों ओर क्या करती है? ऑर्बिट में घूमती है। तो मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन, या फिर हम इस मोशन को हम स्पिन मोशन भी कहते हैं। एक टॉपिक आपने पढ़ चुके हैं पहले आप, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और अगर कोई बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, उस मोशन को कहा जाता है कौन सी? रोटेशनल मोशन। ठीक है ना? और कोई रोटेशनल मोशन का एग्जांपल देखें आप, जैसे आपने देखा हो जो घरों में जो गेट लगे होते हैं, गेट नहीं समझते? कमरे का गेट, कमरे पर जो रूम है आपका, उसका गेट, उसकी रोटेशनल एक्सिस, जहां पर कब्जे लगे होते हैं ना गेट, ये रोटेशनल एक्सिस है। और ये गेट, और गेट पर यहां पर एक हैंडल लगा होता है, तो इस हैंडल पर फोर्स लगा करके हम क्या करते हैं? गेट को खोलते हैं या गेट को बंद करते हैं। तो गेट क्या करता है? इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट क्या करता है? रोटेट करता है। ये जो गेट है भाई, रूम का जो गेट लगा हुआ है, रूम पर कमरा जो है ना आपका, उसके कमरे के सामने जो गेट लगा हुआ है, उस गेट को यहाँ पर हैंडल लगा होता है, उसको हैंडल से पकड़ना, हम उसको हैंडल पर क्या लगाते हैं? फोर्स। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है? वो गेट एक रोटेशनल एक्सिस, एक एक्सिस होती है फिक्स एक्सिस, जिसमें यहाँ पर हमने देखा होगा उसको कब्जे लगे होते हैं, समझ गए ना बात? तो ये जो गेट होता है, इस एक्सिस के अबाउट क्या करता है? स्पिन करता है। इस मोशन को बोलते हैं हम रोटेटरी मोशन या स्पिन मोशन या रोटेशनल मोशन। और एक छोटी सी बात और देखें, साइकिल का पहिया, कोई व्हील, ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है। फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करें? देखा है ना? तो ये स्पोक्स लगे हुए हैं, ताने लगे हुए व्हील, और ये पहिया ऐसे स्पिन कर रहा है इस फिक्स एक्सिस के अबाउट। एक्सिस इसकी फिक्स है, तो ये मोशन कौन सी है? स्पिन मोशन बोलते हैं इसे। और क्या बोलते हैं इसे? रोटेटरी और रोटेशनल मोशन। स्पिन मोशन कहिए आप इसको, या फिर रोटेटरी मोशन कहिए, या फिर रोटेशनल मोशन कहिए आप। और कोई एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपने देखा हो हैंड पाइप। हैंड पाइप देखा है? हैंड पाइप नहीं देखा? पानी खींचने वाला। अरे अब आजकल तो नल लगे हुए हैं, पहले ये हैंड पाइप लगे होते थे। ठीक है, जहां पर नल नहीं होते थे ना, उसमें एक आयरन की रॉड फंसी होती थी, यहाँ पर जमीन के अंदर जाती है, ये पाइप में पाइप लगा होता है, उसके अंदर फिट होता है नीचे, और पाइप में ये
नीचे पाइप में एक डिस्क लगी होती है, तुमने देखा होगा, नहीं देखा है? ये पानी के अंदर डूबी होती है डिस्क, यहाँ पर पानी होता है, ठीक है ना? ये पाइप ऐसे जाता है और यहाँ पर एक आयरन की रॉड लगी होती है, बिल्कुल नीचे तक जाता है। ये रॉड, आयरन की रॉड यहाँ पर ऊपर जाकर के यहाँ पर इसके ऊपर होकर के यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है, इसमें हैंड पर, ये वाला हैंडल देखा है ना? यहाँ पर एक फिक्स एक्सिस है, इस हैंडल को पकड़कर हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगाए हम नीचे की तरफ, तो ये हैंडल नीचे चला जाएगा, ऐसे नीचे फोर्स लगाएंगे तो, और अगर इस हैंडल पर फोर्स ऊपर लगाते हैं ऐसे, तो ये हैंडल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ गए ना बात? हैंडल को पकड़ा हमने, इसको नीचे दबा दिया और ऊपर खींचा, ऐसे जो हैंडल लगा होता है ऐसे चलाते हैं ना पाइप, इस वाले हैंडल को। यहाँ पर तुमने देखा हो, उसमें पानी को निकलने के लिए रास्ता होता है यहाँ से, तो जो डिस्क है ये वाली, इसमें से पानी ऊपर चला जाता है, यहाँ से यहाँ पर पानी ऊपर आएगा और इसमें होकर के पानी बाहर निकलता है, ये हैंड पाइप। तो हैंड पाइप जो होता है उसका जो ये जो हैंडल है, ये वाला हैंडल, इस वाली फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, हम ऐसे यहाँ पर इस हैंडल पर इस जगह पर फोर्स लगाते हैं, हैंडल के लास्ट पॉइंट पर, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। तो ये हैंडल क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली फिक्स एक्सिस के अबाउट ये हैंडल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो कौन सी मोशन है ये, स्पिन मोशन है। कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन बोलते हैं इस हैंडल की। कौन सी मोशन होती है, ये रोटेटरी मोशन होती है, रोटेशनल मोशन होती है। और एक पढ़ा है आपने स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन है स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और प्लेन, ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट ये इस तरह से चल रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, जब चल रहा है इस पर अप्लाइड फोर्स F है, फोर्स लगाने से इसमें एक्सेलरेशन a जनरेट होगा। जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी v होगी, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट s होगा, ठीक है? इसका लीनियर मोमेंटम इसमें p होगा, और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मोशन के t से शो किया है। जैसे इस बॉडी का जो मास है इसको इनर्शिया कहा जाता है। बॉडी जब चल रही है s इसमें डिस्प्लेसमेंट है, चलते समय इसकी वेलोसिटी v है, चलते समय लीनियर एक्सेलरेशन a है, और इस पर अप्लाइड फोर्स F है, और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी k t, और p इज लीनियर मोमेंटम। जैसे आपने इसके जनरल फार्मूले पढ़े होंगे, F = ma, ये पढ़ा है ना, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये पढ़े हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ये फार्मूले आपने पढ़े थे किसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहा जाता है, इसीलिए इस काइनेटिक एनर्जी को हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई बॉडी चल रही हो तो इस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मोशन कर रही हो उसके फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। तो ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन a t सेकंड = u + ½ a 2t - 1। ये फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन a t सेकंड। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन जब चैप्टर पढ़ा था, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चैप्टर पढ़ा था, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी आप।
क्लियर है? यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे ट्रांसलेशनल मोशन की, रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ चुके हो, मैं रोटेशनल मोशन पढ़ा रहा हूँ आपको। ट्रांसलेटरी मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, और मोशन इन्हें स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते थे आप। और यहाँ पर मोशन पढ़ रहे हो कौन सी? रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी फिक्स एक्सिस के अबाउट स्पिन करे तो उस मोशन को स्पिन मोशन या रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन कहा जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का एनालॉगस एक्सप्रेशन आप नोट करिए पहले। आप ये बहुत जल्दी से समझ आएगा सर। मैं जो बोल रहा हूं इसको नोट करना बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं मैं आपको पेन और कॉपी निकालना, फास्ट तेजी से करें। ये चैप्टर आपकी उंगलियों पे आने लगेगा बहुत सुंदर तरीका बता रहा हूं मैं आपसे। इस चैप्टर को तैयार करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बस आप इसको नोट कर लो। डेफिनेटली आपसे इस चैप्टर के 100% क्वेश्चन आपसे निकलेंगे। आप नोट करिए आपसे। एनालॉगस एक्सप्रेशन, यहां पर एक शब्द लिख देना। मैं ट्रांसलेशनल मोशन आप पढ़ चुके हो, ट्रांसलेटरी मोशन। इस ट्रांसलेटरी मोशन को और क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेटरी मोशन कहो या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहो या रेक्टिलिनियर मोशन कहो। एनालॉगस एक्सप्रेशन इन बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन, मतलब ट्रांसलेटरी जैसी रोटेशनल मोशन, इसके अनुरूप रोटेशनल मोशन पढ़ा रहा हूं। इसके एनालॉगस क्या पढ़ा रहा हूं? रोटेशनल मोशन। ये तुम पढ़ चुके हो। और इस जैसा रोटेशनल में क्या होता है, इसके फॉर्मूले अगर आपको मालूम है तो इसके फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, आप इसको नोट करिए। ऊपर एक शब्द यहां पर नोट कर दो, एनालॉगस। नोट करो, एनालॉगस एक्सप्रेशन बिटवीन, एनालॉगस एक्सप्रेशन बिटवीन, नोट करो मैं बोल रहा हूं, एनालॉगस एक्सप्रेशन बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। एनालॉगस एक्सप्रेशन बिटवीन ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल जैसी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहा हूं। ऐसी मतलब रोटेशनल मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी जैसी मोशन है। इसके इस जैसा रोटेशनल है और ये मुझे पता है, तो इस जैसा ये कैसा होगा, इसके कंपैरिजन में ये फॉर्मूले आपको जल्दी याद हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप नोट करो, देखिएगा। एक तरफ लिख लो ट्रांसलेटरी मोशन, एक तरफ लिख लो रोटेशनल मोशन। नोट कर दिया मेरे बच्चे? कर लो फटाफट। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या लिखते हैं मेरे बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या लिखा जाता है? डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं और या फिर आप x से डिनोट करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट पूरी बात पूरा शब्द लिख देना। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं s से या फिर हम x से। इसके एनालॉगस रोटेशनल मोशन में इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, इसकी जगह पर इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट को s लिखते हैं। इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर इसका फॉर्मूला में, जहां पर इसके फॉर्मूले में s या x आएगा, वहां पर रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसको थीटा लिखते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में लीनियर वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको लीनियर वेलोसिटी v बराबर डेल्टा s अपॉन डेल्टा t लिखते हैं। तो रोटेशनल मोशन में यहां पर लीनियर शब्द लिखते हैं, यहां पर एंगुलर लिखते हैं। यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर भी वेलोसिटी है,
लीनियर वेलोसिटी को v लिखा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखा जाता है। यहां पर लीनियर वेलोसिटी बराबर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर मैंने बताया इसमें s है, इसमें थीटा है। टाइम तो दोनों में t होगा बच्चों, चाहे रोटेशनल हो चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन। लीनियर वेलोसिटी बराबर लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नोट कर लीजिएगा। लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेटिंग मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन a, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसमें लीनियर है, इसमें एंगुलर है। इसमें एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को a से लिखा जाता है और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखा जाता है। लीनियर एक्सेलरेशन चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से लिखते हैं बच्चों, इसको समझ लो अच्छे से। इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट s है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। लीनियर एक्सेलरेशन चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है? ट्रांसलेटरी मोशन में यहां पर मास लिखा जाता है, मास को हम इनर्शिया भी कहा जाता है। मास कहो या फिर इसी को इनर्शिया कहते हैं। दैट इज इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिपेंड अपॉन मास। इसको मास कहते हैं m को, या इसी को हम इनर्शिया कहा जाता है। तो लीनियर मोशन में जहां हम इनर्शिया लिखते हैं, मींस मास लिखते हैं, वहां रोटेशनल मोशन में इनर्शिया की जगह पर, मास की जगह पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है। इसके फॉर्मूले में जहां m लिखेंगे हम इनर्शिया बोलेंगे, और रोटेशनल मोशन के फॉर्मूलों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया i लिखेंगे। इसका फॉर्मूला इनके लीनियर मोशन के फॉर्मूले में जहां m लिखा जाएगा, रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले में वहां पर i लिखा जाएगा। इस i को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फॉर्मूला होता है mr²। नोट कर लो एक एक शब्द, फिर से मैं बोल रहा हूं। जितनी बार इसे पढ़ोगे चैप्टर को, इस चैप्टर को पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स F बराबर ma लिखा जाता है, यहां पर फोर्स लिखा जाता है। यहां पर टॉर्क बोलते हैं, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। टॉर्क कहो या इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। यहां पर फोर्स है, यहां पर टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसको। यहां पर फोर्स F बराबर ma होता है, यहां पर टॉर्क बराबर m की जगह पर i लिखेंगे, a की जगह पर अल्फा लिखेंगे। चेक करो, इसके फॉर्मूला में जहां m है, इसके फॉर्मूला में वहां i आएगा। यहां m है तो यहां i लिखा है। यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन है तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। इसके फॉर्मूला में ये F फोर्स है, यहां पर टॉ मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं इसको। यहां पर फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां पर इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ लो अच्छे से, समझ लिया? देखिएगा जरा ध्यान से आगे। लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम T बराबर मास इनटू वेलोसिटी, और रोटेशनल मोशन में इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसे लीनियर मोमेंटम, इसे एंगुलर मोमेंटम, इसे इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीनियर मोशन में जहां पर मास लिखते हैं, इनर्शिया बोला जाता है इसको, इसकी जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी। इसको लीनियर मोमेंटम कहेंगे तो इसे एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ट्रांसलेटरी मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन में वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन रोटेशनल मोशन वर्क बराबर, यहां पर फोर्स है या मोमेंट ऑफ फोर्स है, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज द वर्क इन रोटेटरी मोशन, दिस इज द वर्क इन ट्रांसलेटरी मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और रोटेशनल मोशन में वर्क का फार्मूला मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें फोर्स लेते हैं, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स लेते हैं, इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। क्लियर होगी बात? ट्रांसलेटरी मोशन में पावर डिलीवर्ड बाय द सिस्टम, पावर के लिए फार्मूला होता है पावर बराबर वर्क अपॉन
या फिर F into V होता है। पावर के लिए फॉर्मूला मैं यहां पर नोट कर रहा हूं। इन अ ट्रांसलेटरी मोशन पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम काइनेटिक, वर्क अपॉन टाइम। और ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखते हैं, पावर इक्वल टू इन ट्रांसलेटरी मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखो या फिर वर्क अपॉन टाइम लिखो। सेम जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी है, रोटेटरी मोशन में पावर इक्वल टू, इसमें फोर्स लिखेंगे, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स लिखते हैं, इसमें लीनियर वेलोसिटी लिखते हैं, इसमें एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। सॉरी बच्चों, क्लियर है ये बात? चलिए, ट्रांसलेटरी मोशन में ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बच्चों हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्रेट लाइन मोशन 1/2 mv²। और अगर कोई बॉडी अपनी फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करे? स्पिन करे, तो उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसको ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, ये क्योंकि यहां पर आप यहां भी यहां मास लिखते हैं, यहां पर यहां इनर्शिया बोलेंगे मास को, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां पर लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? ट्रांसलेटरी मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन ये पढ़ी हुई है, v इक्वल टू u प्लस at। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। ये फाइनल लीनियर वेलोसिटी, इसकी जगह पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अरे ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। ये लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी है फाइनल, रोटेशनल मोशन में ये एंगुलर वेलोसिटी है फाइनल। ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर लीनियर एक्सीलरेशन, यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन, यहां पर भी टाइम है, यहां पर भी टाइम है। लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में इनिशियल लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, प्लस हाफ, ये रहा हाफ। ये लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये टाइम का स्क्वायर है, यहां टाइम का स्क्वायर है। टाइम तो टाइम होता है, चाहे लीनियर मोशन हो चाहे रोटेशनल मोशन। थर्ड इक्वेशन v² बराबर u² प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस 2, ये लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन t/second s t3 equal to u plus a t minus half। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन t/second, ये u है इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर प्लस, यहां भी प्लस, यहां लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, यहां पर t minus half है, यहां पर भी t minus half। यहां पर इंपल्स फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। यहां पर फोर्स है, यहां मोमेंट ऑफ फोर्स है, यहां पर टाइम, यहां भी टाइम, यहां मास इनर्शिया बोलते हैं, और यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां पर लीनियर वेलोसिटी है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, यहां पर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। 9 पॉइंट है ये, 9 पॉइंट कंप्लीट नोट कर लिए जाएं। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये फॉर्मूले सारे आपको याद है, ट्रांसलेटरी मोशन के ये रिलेशन सब याद है। ट्रांसलेटरी मोशन का डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखते हैं, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिखते हैं, इसमें लीनियर वेलोसिटी v बराबर डेल्टा s अपॉन t, इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन t। यहां पर s की जगह पर थीटा लिखेंगे तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t है, यहां पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t है। यहां पर लीनियर एक्सीलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t
चाहिए यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि v की जगह पर इसमें ओमेगा लिखते हैं, इसमें इनर्शिया या मास लिखते हैं, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लिखते हैं। जैसे इसका फार्मूला F = ma, तो यहाँ पर फोर्स है या मोमेंट ऑफ फोर्स है, यहाँ पर इनर्शिया है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका मतलब केवल ये चार फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, ये चार पॉइंट याद होने चाहिए, ये चार पॉइंट आपको याद होने चाहिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, s की जगह पर थीटा, लीनियर वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन, इनर्शिया मास को क्या बोलते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस अब इसके फॉर्मूला को कंपेयर करना, जैसे F = ma, F को फोर्स बोलते हैं, यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, यहाँ पर m मास इनर्शिया है, तो इसके इक्विवेलेंट इसमें क्या लिखेंगे I, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे I। ये लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका फार्मूला अगर मुझे पता है तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला याद हो गया। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इन रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? ट्रांसलेशन करें, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ इनर्शिया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है ये बात? इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, s = u + half at square, v square = u square 2as, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 30 सेकंड = u + a t - half। ये इनिशियल का फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल लीनियर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसमें लीनियर एक्सेलरेशन, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें भी टाइम, इसमें भी टाइम। तो ये इक्वेशन हमें पता है, ये फाइनल लीनियर वेलोसिटी है, तो इसकी जगह पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लिखा जाएगा। ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लिखी जाएगी, प्लस इसमें भी प्लस लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम और ये भी। ये चारों इक्वेशन नोट कर लो। इसके मैंने 9 फॉर्मूले बताए हैं, इसके कंपैरिजन में ये 9 फॉर्मूले बताए हैं, तो इसके कंपैरिजन में इसके 9 फॉर्मूले आपने नोट कर लिए, कर लिए हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, अब स्टार्ट करता हूं आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट, शुरू से स्टार्ट करता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अब आपको मेरी बात पकड़ना है कि सारी एक कुछ है। मैं बात कर रहा हूं रोटेटरी मोशन की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, और सिंपल सी बात बोल रहा हूं। और रोटेशनल मोशन को हम स्पिन मोशन भी बोलते हैं इसको। इसमें मैं सबसे पहली बात कर रहा हूं टॉर्क। टॉर्क को और क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इसको डिनोट करते हैं टाउ, TAU, टाउ सिंबल है ये, टाउ। ठीक है? द टर्निंग इफेक्ट, the turning effect of a force in the rotatory motion is called torque। रोटेटरी मोशन में फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होगा, उस टर्निंग फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है। जैसे किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा दें और फोर्स लगाने से बॉडी फिक्स एक्सिस की ओर क्या कर जाए, टर्न कर जाए, तो हम क्या कहते हैं, क्या अप्लाई किया हमने उसका, फोर्स नहीं, टॉर्क अप्लाई किया है, मोमेंट ऑफ फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर गई, रोटेट कर रही है। जैसे हमने पहले बताया आपको, जैसे आपका जो रूम है उस पर जो गेट लगा हुआ है, इसका ये रोटेशनल एक्सिस है, ये रोटेशनल एक्सिस है ये। और आपने देखा हो यहां पर इस रोटेशनल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाता हो। यहां पर एक हैंडल लगाया और इस हैंडल पर आपने फोर्स लगाया, क्या लगाया, गेट जो होते हैं घरों में, कमरों में, कमरा जो है ना उसका कमरे का गेट होगा है, तो कमरे के गेट को क्या करते हो आप, क्या उखाड़ के रख देते हो, उसे बार बार लगाते हो, भाई वो तो फिक्स होता है। कहां पर, यहां पर कब्जे लगे होते हैं इस जगह पर,
इस जगह पर कब्जे फिट होते हैं उसमें, देखना आप घर जाकर। इस एक्सिस के अबाउट ये गेट क्या करेगा, रोटेट करेगा। और हमने फोर्स का लगाया, इस हैंडल पर लगाया मैंने ऐसे, तो इस हैंडल पर फोर्स लगाने से तो क्या गेट उसमें से बाहर निकल आया, नहीं निकला। फोर्स जैसे ही हमने हैंडल पर लगाया तो वो गेट क्या हुआ, इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट क्या कर गया, टर्न कर गया। तो इसीलिए एक लाइन लिखी है क्या, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द रोटेटिंग मोशन इज कॉल्ड टॉर्क। जो फोर्स लगाया आपने, फोर्स के लगाने से बॉडी क्या कर गई, टर्न कर जाए, रोटेट कर जाए। तो इस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है, उस टर्निंग फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर द डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द एक्सिस, मोर द डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोर द टॉर्क एंड वाइस वर्सा। क्या बोला, मोर द डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, मतलब इस रोटेशनल एक्सिस से जहां पर फोर्स आपने लगाया है, उस रोटेशनल एक्सिस से जहां पर फोर्स आपने लगाया है, उस पॉइंट की, जिस जगह पर आपने फोर्स अप्लाई किया, उस पॉइंट की रोटेशनल एक्सिस से ये वाली जो डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, उस बॉडी पर टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स उसका उतना ही ज्यादा होगा। इसी वजह से तुमने देखा हो घरों में जो गेट लगे होते हैं, उनके गेट में जो हैंडल लगा होता है इस एक्सिस से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, बिल्कुल सामने किनारे पर होता है। क्या हैंडल हम इस एक्सिस के पास यहां लगाते हैं, यहां नहीं लगाते, ये गलत लगाया हुआ है। हैंडल आप सबसे ज्यादा दूरी पर बिल्कुल किनारे पर लगाते हैं, इस जगह पर गेट लगाया हुआ है। तो इसका मतलब जहां पर फोर्स अप्लाई किया है, उस जगह पर, जिस जगह पर तुमने फोर्स लगाया है, उसकी रोटेशनल एक्सिस से ये डिस्टेंस जो है आर जितनी ज्यादा होगी, टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा और मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। क्यों होगा, उसका कारण है इसमें, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स, अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इस पॉइंट को नोट कर लो। टॉर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। फॉर एग्जांपल, जैसे एक फिगर बना हुआ है आपके पेपर पर, आप इस फिगर को आंखें खोल करके ध्यान से, जैसे ये कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, और इस पर अप्लाइड फोर्स ये लगाया है, ये फोर्स लगाया हमने इधर की तरफ, ऐसे ये फोर्स लगाया हमने, और ये बॉडी इस रोटेशनल एक्सिस, जहां पर मैंने एक्सिस लिखा है, इस एक्सिस को मैंने ऐसे कह दिया, ये एक्सिस, और इस बॉडी पर जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, F है, ऐसे लगाया है इस तरह से, और ये रोटेशनल एक्सिस है। जैसे ही फोर्स हम ऐसे लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी इस एक्सिस के, इस एक्सिस जैसे फोर्स लगाया हमने ऐसे, तो ये बॉडी कैसे रोटेट करेगी, कैसे रोटेट करेगी, इस एक्सिस कैसे रोटेट, ठीक है ना, इस तरह से रोटेट करेगी, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अप्लाइड फोर्स ये वाला इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ये बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, रोटेट कर रही है, उस एक्सिस से जो फोर्स अप्लाई किया है, इस फोर्स की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे इस रोटेशनल एक्सिस से जहां पर फोर्स लगाया है, पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स अप्लाई किया है, इस एक्सिस से यहां तक की दूरी मान लो r है, पोजीशन वेक्टर ये वाला, ये r, ये वाली डिस्टेंस दिखाई है मैंने, यहां से लेकर यहां तक लिया, और इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, अप्लाइड फोर्स इधर है, इस वाले जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट की, जिस पॉइंट पर आपने फोर्स अप्लाई किया है, उस पॉइंट की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस r है, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये लिखिए, अप्लाइड फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा है। तो आपने फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला लिखा है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो फोर्स तो आपने ये लगा दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लेंगे हम, ये वाली r है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो
इस आर का ये कंपोनेंट तो होगा आर कॉस, इस आर का ये कंपोनेंट तो होगा आर कॉस, इस आर का ये कंपोनेंट होगा आर साइन। तो इस वाले फोर्स से भाई देखो ये जो आर है इस आर के दो रिजॉल्व पार्ट कर दो, इस आर का ये एंगल थीटा है, तो इस आर का ये कंपोनेंट तो आर कॉस होगा और ये कंपोनेंट कौन सा होगा आर साइन। तो इस फोर्स से कौन सी डिस्टेंस लेनी है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी ना, ये वाली। भाई फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगाया है तो फोर्स की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली है। भाई इस आर का ये कंपोनेंट तो आर साइन और इस आर का ये कंपोनेंट आर कॉस। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ना, ये वाली तो डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस हो गई है। तो हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस चाहिए या फोर्स के परपेंडिकुलर चाहिए, फोर्स के परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला होता है अप्लाइड फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन से रोटेशनल एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, ये वाला थीटा। इस आर का ये कंपोनेंट आर sin थीटा होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आर sin थीटा। टॉर्क के लिए रिलेशन होगा टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे एफ आर sin थीटा। ये मैग्नीट्यूड है, ये एफ आर sin थीटा। चाहे तो इसको वेक्टर मैंने यहां लगा दिया है, यहां लगा दिया है, तो यहां पर एन कैप और नोट कर लो। जहां पर एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है किसका, टॉर्क का, और इसकी यूनिट क्या होगी मेरे बच्चे, फोर्स की यूनिट तो होती है न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट होती है न्यूटन। तो टॉर्क के लिए रिलेशन आ गया r क्रॉस f और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो f r sin थीटा। वेक्टर लगा रखा है आपने तो यहां पर एक यूनिट वेक्टर और लिख देना, और ये यूनिट वेक्टर क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ टॉर्क। इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो इस यूनिट वेक्टर को ना लिखें, इस यूनिट वेक्टर को ना लिखें और इस पर क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड s बना इज इक्वल टू एफ आर sin थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो r क्रॉस f लिखा जाएगा, f को यहां पर और r को यहां पर लिख देना। कारण उसका क्योंकि a क्रॉस b को b क्रॉस a नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a होता है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बच्चों। तो f को यहां पर और r को यहां मत लिख देना, अदरवाइज डायरेक्शन पलट जाएगी। सही फॉर्मूला टॉर्क का r क्रॉस f है, न कि f क्रॉस r। वेक्टर जब लिखा जाएगा r पहले लिखा जाएगा, f बाद में लिखा जाएगा, बीच में क्रॉस का साइन लगेगा, ये क्रॉस का। और मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे इसका तो मोड लिख देना ऐसे, ऐसे मोड बना देना, यहां पर लिख देना f r sin थीटा। और इसकी यूनिट क्या होगा मेरे बच्चे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, sin थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए टॉर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इनटू मीटर। ये बात क्लियर हो गई। सो यहां पर टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ r and f। टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क नॉर्मल टू बोथ r and f। सो एंगल बिटवीन टॉर्क एंड r 90 डिग्री। टॉर्क r के भी परपेंडिकुलर है और टॉर्क f के भी परपेंडिकुलर है, तो r और टॉर्क के बीच एंगल 90 होगा, f और टॉर्क के बीच एंगल 90 होगा, और r और f के बीच एंगल कोई भी हो सकता है, जैसा मैंने यहां लिखा है। f और r के बीच में तो कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा लिखा है अपन, ये थीटा होगा। तो इस वाले पार्टिकल पर जैसे यही पार्टिकल ले लें आप, इस पर फोर्स हमने इधर लगाया है और पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये एंगल थीटा है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क बराबर क्या है, टॉर्क बराबर r क्रॉस f। पहले वेक्टर r लिखा है, बाद में वेक्टर f लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टरों का, ये एक्सियल वेक्टर कहलाएगा। टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क नॉर्मल टू बोथ r and f। तो इस वाले पार्टिकल पर जो टॉर्क एक्ट होगा उसकी डायरेक्शन r के भी परपेंडिकुलर होगी और f के भी परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। पहला वेक्टर कौन सा है r,
स्मॉल एंगल तो ये वाला है ना, अरे शॉर्ट एंगल तो ये वाला होगा। आर और एफ के बीच का छोटा एंगल थीटा है, और आर और एफ के बीच एंगल ये भी तो हो सकता है, तो छोटा एंगल लेंगे हम, ये रहा। पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां फैला दो, राइट हैंड थंब रूल। पहले वेक्टर की ओर उंगलियां फैला दो, और पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर उंगलियां क्या कर दो, कर्ल कर दो, मोड़ दो ऐसे। तो थंब टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। पहला वेक्टर तो ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर उंगलियां मोड़ दी तो टॉर्क किधर आ गया, अपवर्ड। तो टॉर्क इस पार्टिकल पर जो टॉर्क एक्ट होगा along the axis, axis यही तो है ये वाली। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज नॉर्मल टू बोथ f and r और along the axis of rotation, और नॉर्मल टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ये पार्टिकल इस प्लेन में रोटेट करेगा ऐसे। कौन सी रोटेशन है ये, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अपवर्ड होता है टॉर्क, अपवर्ड टॉर्क को हम पॉजिटिव लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब बॉडी की होती है, एंटी क्लॉक रोटेशन होती है, एंटी क्लॉक रोटेशन होगी तो टॉर्क ऊपर की ओर होगा, अपवर्ड टॉर्क को पॉजिटिव टॉर्क कहा जाता है, और क्लॉकवाइज रोटेशन में डाउनवर्ड टॉर्क होगा, डाउनवर्ड टॉर्क को नेगेटिव टॉर्क कहते हैं। देख लो यहां पर फिर से, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड f। समझो इस बात को, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। प्लेन ऑफ ऑर्बिट कहिए या प्लेन ऑफ रोटेशन कहिए, और along the axis of rotation। ये बात मेरी पकड़ में आई होगी, नहीं आई है तो फिर से मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, फिर से मैं नोट कर दे रहा हूं, देखिएगा फिर से। टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज नॉर्मल टू बोथ r एंड f और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑर्बिट। जैसे आपने ये बोला था, ये कोई पार्टिकल है p और ये कोई रोटेशनल एक्सिस यहां से पास हो रही है, और इस पार्टिकल पर आपने फोर्स, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट से रोटेशनल एक्सिस से इस पार्टिकल की डिस्टेंस ये r है, और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, इधर ही तो देखें, और इस पर अप्लाइड फोर्स आपने इधर लगाया है। f और r के बीच एंगल कितना है, थीटा। r का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, क्योंकि ये भी एंगल थीटा होगा। ये r है तो इस r का ये कंपोनेंट r cos और ये कंपोनेंट कितना होगा, r sin। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली, r sin थीटा। टॉर्क बराबर क्या होगा, r cos f, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो टॉर्क का, या तो वेक्टर मत लगाओ, वेक्टर लगाओ तो ऐसे लिखा जाएगा, और वेक्टर नहीं लगा रहे केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो fr sin थीटा। क्लियर है। इस टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी r के भी परपेंडिकुलर होगी और f के भी परपेंडिकुलर होगी। इस वाली पार्टिकल पर, इस वाले पार्टिकल पर टॉर्क किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब ये कौन सी रोटेशन हो गई, इस वाला प्लेन, ये रोटेशनल प्लेन तो ये वाला हुआ ना, ये वाला रोटेशनल प्लेन ऑफ रोटेशन तो ये हो गया, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया ना बाहर, या फिर ये कहो जिधर एक्सिस है उसी डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन है। इस प्लेन के टॉर्क की डायरेक्शन, जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर कहो, या जिस डायरेक्शन में एक्सिस है टॉर्क की डायरेक्शन उस एक्सिस के पैरेलल, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अपवर्ड टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो अपवर्ड टॉर्क होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क पॉजिटिव, अपवर्ड टॉर्क को पॉजिटिव कहा जाता है। और अगर बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी, ऐसे रोटेट ना करके बॉडी ऐसे रोटेट करे तो क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क नेगेटिव, और डाउनवर्ड टॉर्क को नेगेटिव लिखा जाता है, और अपवर्ड टॉर्क को पॉजिटिव लिखा जाता है। सिंपल सी भाषा में बोलिए, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है तो टॉर्क उस पर ऊपर की ओर होगा, और ऊपर की ओर जो टॉर्क होगा उस टॉर्क को पॉजिटिव से शो करते हैं, और क्लॉकवाइज अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो टॉर्क नीचे की ओर होगा, और डाउनवर्ड टॉर्क को हम नेगेटिव लिखा जाता है। टॉर्क की डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। एंटी क्लॉक रोटेशन अपवर्ड, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई तो डाउनवर्ड। एंटी क्लॉक रोटेशन अपवर्ड टॉर्क को पॉजिटिव लिखा जाता है,
क्लॉकवाइज रोटेशन को डाउनवर्ड टॉर्क और डाउनवर्ड टॉर्क को हम मैग्नेटिक कहते हैं। क्लियर है? when the torque is applied on the particle, when the torque is applied on the particle, the angular acceleration will be produced. यहां पर देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं बच्चों। when the torque is applied on the particle, the angular acceleration will be produced. अगर किसी पार्टिकल पर हम क्या अप्लाई करते हैं? टॉर्क अप्लाई करते हैं। जैसे हम ये कहें आपसे, ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है और इस पर हमने टॉर्क लगाया। टॉर्क लगाने का मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल घूम रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो इधर होगा और इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया, टॉर्क अप्लाई हो गया, तो पार्टिकल क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा। तो इसमें इस पार्टिकल की मोशन कौन सी होगी? सर्कुलर हो गई, और पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है और इस एक्सिस के अबाउट एक तरह से आप जैसे कह सकते हैं कि रोटेट कर रहा है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल करेगा तो इस पार्टिकल में सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, जिस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन कहा जाता है, और इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा दिया, और फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो टॉर्क कहा जाता है। इस डायरेक्शन में टॉर्क, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है इसका, तो टॉर्क किधर हो गया? अलोंग द एक्सिस जैसे हो गया। तो इसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे। तो इस पार्टिकल के अंदर दो एक्सेलरेशन हो जाएंगे, एक तो सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हेन द टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, अगर किसी पार्टिकल पर टॉर्क लगा दें, बोलो, टॉर्क लगाने से इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है? जिस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होता है r इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, r यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये, और टॉर्क अप्लाई करने से इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होगा, अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा पर। तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r इनटू अल्फा होगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अब क्योंकि बॉडी सर्किल में घूम रही है, अब इसको इस वाली बॉडी पर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन और जनरेट होगा, जिसे रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ये रहा और रेडियल एक्सेलरेशन ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालेंगे, ये रिजल्टेंट जो निकलेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकलेगा। ये बात मैंने यहां लिखी है, देखिएगा। when the torque is applied on the particle, then particle angular acceleration will be produced in the particle. angular acceleration कितना होगा? change in angular velocity upon time is radian per second square, and tangential acceleration will also be produced. tangential acceleration at t equal to r into alpha, मतलब tangential direction में पार्टिकल के अंदर एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। जैसे किसी पार्टिकल पर आपने लिखा है when the torque is applied किस पर? on the particle, then an angular acceleration will be produced। तो इस पार्टिकल में एक एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, ये वाला, और एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन और टाइम की यूनिट सेकंड। तो रेडियन इसकी यूनिट क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, और इसकी यूनिट होती है सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड और इसकी होती है सेकंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही टॉर्क अप्लाई किया, एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, और एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होता है r इनटू अल्फा। r ये रेडियस है यहां से यहां तक, अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण, क्योंकि इस पर टॉर्क लगा है, तो इसमें दो एक्सेलरेशन हो गई, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक सेंटर की तरफ। क्योंकि जैसे टॉर्क लगाया इस पर, बॉडी पार्टिकल किसमें घूमने लगा? सर्किल, तो इस पर एक एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर और होगा, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। तो इस पर इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, पाइथागोरस लगा। क्लियर होगी बात? ये तो रेडियल एक्सीलरेशन, इसको सेंटीमीटर एक्सीलरेशन कहा जाता है। रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या बताया था बच्चों सर्कुलर मोशन में मैंने? ये रेडियल एक्सीलरेशन है। रेडियल एक्सीलरेशन और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर लिखा है या v स्क्वायर बाई आर लिखा जाता है। इसको ध्यान हो तो नहीं ध्यान है बोलो, या v इनटू ओमेगा लिखा जाता है, मैंने सर्कुलर मोशन में पढ़ाया हुआ है। अब इसमें दो एक्सीलरेशन है, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक सेंटर की तरफ। तो इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कितना हो गया? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हो गया रूट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। कौन सा लगा दिया? पाइथागोरस लगा दिया। क्लियर है ये बात? मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक है इस चैप्टर में। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के बगैर नहीं निकलेंगे आपसे, इस टॉपिक के बगैर नहीं निकलेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं निकलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, इसको आई से नोट करते हैं, नोट कर लेना साथ साथ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष ध्यान से सुनेंगे आप। मैंने फिर से बोला इस टॉपिक के बगैर चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं निकलने वाले आपसे किसी भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays the same role in the rotatory motion as that of inertia in linear motion. linear motion में जो काम इनर्शिया का होता है मेरे बच्चे, वही काम रोटेटरी मोशन में किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays the same role in the rotational motion as that of inertia in the linear motion. linear motion तो समझते हो आप लोग, क्या कहा? लीनियर मोशन में जो काम इनर्शिया का मतलब होता है मास, लीनियर मोशन में जो काम मास का है, रोटेशनल मोशन में वही काम किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इट प्लेज द सेम रोल इन द रोटेटरी मोशन एज दैट ऑफ इनर्शिया इन द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो काम इनर्शिया मींस मास का होता है, रोटेटरी मोशन में वही काम किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। ठीक है ना? द इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन ओनली मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया किसी बॉडी का जो इनर्शिया होता है, द इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन ओनली मास ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का इनर्शिया बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, लेस द मास, लेस द इनर्शिया। बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, but the moment of inertia depends not only upon the mass of the body but also depend upon perpendicular distance from the axis of rotation. बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays the same role in a rotatory motion as that of inertia in a linear motion. The inertia is depend upon only mass of the body. More is the mass, more is the inertia. Less is the mass, less the inertia. But moment of inertia depend not on the mass of the body, but also depend upon perpendicular distance from the axis of rotation. बार-बार बोल रहा हूं, इस पॉइंट को बार-बार समझो। लीनियर मोशन में जो काम इनर्शिया का होता है, मास का होता है, रोटेटरी मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी का इनर्शिया बॉडी के केवल मास पर डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ उस मास की रोटेशनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके मास के साथ साथ क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड्स नॉट ओनली मास ऑफ द बॉडी, इट आल्सो डिपेंड अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द मास। जैसे हमने ये कहा, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जैसे कोई बॉडी ये और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इस बॉडी का मास मान लो 2 kg है। मास मींस इनर्शिया को बोलते हैं, और रोटेशनल एक्सिस से मान लो ये
सिंपल सी बात बोल रहा हूं। इसका मास मींस ये मास है, ये मास। मास को और क्या बोलते हैं बेटे? इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया बॉडी इज डिपेंड अपॉन ओनली मास। लेकिन अगर इस बॉडी का इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का स्क्वायर m r स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो, जब ये बॉडी यहां पर r बराबर मान लो 1 मीटर है, तो इस जगह पर ये बॉडी इस रोटेशनल एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 1 मीटर पर। इसका इनर्शिया कितना है? 2 kg। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2 × 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो 2, ये तो m की जगह तो 2 लिखो, r की जगह 1 लिखो। अब हम ये कहते हैं रोटेशनल एक्सिस तो यही है और ये जो बॉडी है वो यहां पर रखी। इसका मास यहां पर, जब बॉडी यहां पर है तब इनर्शिया कितना है? 2 किलोग्राम। जब बॉडी को रोटेशनल एक्सिस से हमने r बराबर 2 मीटर पर रख दिया, तो यहां पर जब बॉडी रखी है तो इसका इनर्शिया कितना है? 2 kg। और जब इसी बॉडी को मैंने यहां पर रख दिया, इस एक्सिस से दूर रख दिया, तब भी इसका इनर्शिया तो मास तो 2 kg है। इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन ओनली मास ऑफ द बॉडी, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं I। नॉट डिपेंड अपॉन ओनली मास बट इट आल्सो डिपेंड अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। मोर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये बॉडी इस रोटेशनल एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 1 मीटर पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 × 1 का स्क्वायर, 2 kg मीटर स्क्वायर। अगर इसी बॉडी को मैंने इस रोटेशनल एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पर रख दिया होता, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? m तो वही है, इनर्शिया तो वही है, लेकिन डिस्टेंस बदल दिया। m कितना है? 2, और डिस्टेंस कितनी कर दी? 2। इसकी 1 मीटर थी, इसकी 2 मीटर है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करो, 4 हो गया। 4 × 2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? यहां पर 8, और यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी बॉडी का जो मास होता है, इनर्शिया होता है, किसी बॉडी का जो इनर्शिया है वो केवल बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया इस बॉडी का, क्योंकि बॉडी वही है तो इसका मास वही है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मास के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि बॉडी का जो मास है वो रोटेशनल एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अगर वही मास रोटेशनल एक्सिस के पास में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अगर वही मास रोटेशनल एक्सिस से ज्यादा दूरी पर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इसीलिए एक लाइन लिखी है यहां पर, क्या लिखी है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन द रोटेटरी मोशन एज दैट ऑफ इनर्शिया इन द लीनियर मोशन। द इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन ओनली मास ऑफ द बॉडी, बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द मास ऑफ द बॉडी बट आल्सो डिपेंड अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ये बात मेरी क्लियर हो गई? मैं बात कर रहा हूं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं। कोई रिजिड बॉडी है, ये सिंपल सी बात बोली है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसे हमने मान लिया ये कोई रिजिड बॉडी है और ये बॉडी इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हम इस बॉडी को, क्योंकि बॉडी की शेप इरेगुलर, मुझे पता ही नहीं है बॉडी क्या है, डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, इरेगुलर शेप है, तो हम इस बॉडी को कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। हम इस बॉडी को कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। हमने मान लिया है इस पार्टिकल का मास m1 है और इस रोटेशनल एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। इस पार्टिकल का मास मैंने मान लिया m2 और रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1। इस बॉडी का, इस पार्टिकल का मास मान लिया मैंने m3 और रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस r3 है, एंड सो ऑन। भाई कई पार्टिकल हो सकते हैं ना, m1 m2 m3 m4 m5 एंड सो ऑन mn। तो
इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसके m1 r1 स्क्वायर, इस पार्टिकल का निकालो m2 r2 स्क्वायर, इसका निकालो m3 r3 स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो और निकाल करके सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो पूरी बॉडी का इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट क्या निकल आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो निकाला है, देखो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल का m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये मेरे n पार्टिकल मान लिए हैं mn rn स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ऐड करो। और ऐड सब जब करोगे तो इसको लिखा जाता है, एडिशन सिंबल बोलते हैं इसको सिग्मा। समेशन के लिए सिग्मा साइन इस्तेमाल करते हैं। सिग्मा का मतलब इन सबका एडिशन, सिग्मा mr स्क्वायर। और इसकी यूनिट होगी, मास की होती है किलोग्राम, डिस्टेंस की होती है मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम। नोट कर लिया बच्चों? जो मैंने आपको लेक्चर बताया है, आप सुनाया है, आपने जो वीडियो देखा है, आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार रिपीट कीजिए, तभी ये चैप्टर यहां से आगे समझ आएगा बच्चों। एक एक शब्द, एक एक लाइन 2-3 बार पढ़ना आप इसको, ये चैप्टर तभी आगे समझ आएगा। और ये चैप्टर सबसे सिंपल चैप्टर है। ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी थी आपने, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन, एक ही बात है। अगर वो चैप्टर आपसे आता है, उसके फॉर्मूले आपको मालूम है, इस चैप्टर के फॉर्मूले इजीली लर्न हो जाएंगे। एक बार वीडियो सुनने के साथ साथ इसको नोट जरूर कर लें, ठीक है ना?